सर मेरा एमबीए कंप्लीट है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से। दो ग्रास मेरे पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है। सुपर निपियर है COFS31। आप एक बार लगाओगे तो किसान के लिए इसमें ये फ़ायदा है, उसके अंदर प्रोटीन भी अच्छा मिलता है और आपको मल्टी कट है, यानी कि आप एक बार लगाओ तो 7-8 साल तक चल जाता है अगर आप उसका अच्छा मेंटेन करोगे। तो अभी रिसेंटली मैं वेटरनरी पे मैंने एक कोर्स किया था, उसके अंदर एक्सपर्ट्स का ये कहना है जो फीड देते हो वो ड्राई फॉर्म में देना है। ज्वारी का घास है सूखा, इसे भी हम चॉपिंग करते हैं सुपर निपियर के साथ, इसे हम मिक्स करके देते हैं ताकि देखिएगा ये मेरा सुपर निपियर है, हार्वेस्टिंग और आप कल्टीवेशन के लिए आया है। यानी कि आप इसका एक बीज अगर कट करके लगाओगे, लगभग इसका हाइट मेरे हिसाब से 18 फीट से ऊपर है। तो अगर किसी किसानों को सीड की भी अगर ज़रूरत है तो हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हम सीड देते हैं। मुझे डेयरी फार्म के अंदर इंटरेस्ट था तो मुझे डेयरी फार्म डेवलप करने का था। लगभग मैं 8 बोर मारा था, 8 के 8 बोर फेल होने के बाद इसलिए मैंने रिलायंस फाउंडेशन वालों का हेल्प लिया। तो रिलायंस फाउंडेशन वालों ने यहाँ पे हमें एक चेक डैम बन के दिए थे, पोर्टेबल है। अगर इसके प्लेट्स लगाओगे तो पानी जाम हो जाएगा समर में, रेनी सीजन में इसका प्लेट निकाल दोगे तो पूरा पानी चले जाएगा। तो अगर मैं पूरे प्लेट्स लगा देता हूँ तो लगभग ये 60 to 70 एकर्स ज़मीन तक पानी पिला सकते हैं हम समर में। तो ये रिलायंस फाउंडेशन की वजह से एक बहुत बड़ा हेल्प हुआ है मेरे डेयरी फार्म के लिए। तो इसकी वजह से मुझे जो 10 एकड़ ज़मीन आप देख रहे हो, सुपर निपियर इधर भी है, सुपर निपियर उधर भी है, तो पूरे सुपर निपियर को पानी देने के लिए ये सबसे बड़ा वाटर सोर्स है हमारे डेयरी फार्म के लिए। डिफ़िकल्टी सर जैसे कि चाहे भैंस ले लो या चाहे आप गाय ले लो, रिपीट हीट पे आना जानवर, प्रेगनेंसी कंज्यूम नहीं करना, LHD जैसी बीमारी, FMD जैसा वायरल डिसीजेस, इंटरनल डिसीजेस है, एक्सटर्नल डिसीजेस है, जैसे रेगुलर आप टाइम टू टाइम डिवर्मिंग नहीं करना, ये सारे इसके अंदर मेरिट्स और डिमेरिट्स है। और जैसे कि LHD में देखा है कि हमने बहुत सारे गाय वीडियोस पे देखा है, बहुत सारे डेयरीज क्लोज हो चुके हैं। उस समय पे मेरे पास भी 5 गाय मर गए, हमने उसे वहाँ पे जाके उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन LHD की जैसे बीमारी को अगर आप प्रिकॉशन करना चाहते हैं तो आप प्रिकॉशन कर सकते हैं, जैसे कि उसका इम्यूनिटी बढ़ाना, गाय को अच्छा फीड देना, उसके सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करना, और उसका जैसे कि सराउंडिंग क्लीननेस रखना, और बीज नहीं रहना चाहिए, मक्खी जैसे कि आप देख रहे हो, सभी साफ सफाई रखना, डे टू डे डेली वॉशिंग करना। उनको जैसे इंटरनल कोई डिसीज़ है, जैसे कि मस्टाइटिस का एक बहुत बड़ा इशू है, जैसे कि 10 गाय में से समझ लो कि 7 गाय को मस्टाइटिस का प्रॉब्लम रहेगा ही। तो मस्टाइटिस का प्रॉब्लम को इतने माइनर फर्स्ट डे इटसेल्फ अगर उसका दूध को आप फोकस करोगे, जैसे कि आपके भैया लोग बता देंगे कि सर इसका आंचल में से दूध कम हो रहा है या फिर दूध का कलर चेंज हो रहा है, अगर ऐसा कुछ इश्यूज रहे तो आप उसको जल्दी से जल्दी फर्स्ट स्टेज में आप चेक करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर ये हमने मैटिंग किया है, जैसे कि मैटिंग की वजह से क्या है, मस्टाइटिस का जो इश्यूज है जानवर पे, मस्टाइटिस का इश्यूज नहीं रहता है। जैसे कि वो आप पेशाब किया है वो पेशाब पूरा चले जाता है और एनिमल इसके ऊपर काफ़ी कंफर्टेबल से बैठ जाता है, ताकि उसको उठने, जैसे कि उसका जो चमड़ा रहता है काफ़ी सॉफ्ट रह जाता है, और इसको हम हर दिन इसको साफ सफाई करते हैं, धोते। ये दूध गिरा यानी कि इसका दूध लीकेज हो रहा है, अगर वो नीचे बैठेगा वो गाय तो उससे मस्टाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैट के अंदर साफ सफाई जगह पे बैठेगा तो गाय को मस्टाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि ये गाय हीट पे है, हम इस ऐसा चेक करते हैं गाय का हीट, ये देखो ये गाय हीट पे है। अब इसको हम आज शाम में इसको AI करेंगे, आज शाम में अगर हम इसको AI करेंगे, आपको इसका रिजल्ट क्या है आज के डेट के ऊपर से हम आपको पता चल जाता है। अब ये गाय हीट पे है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा जानवर, कौन सा जानवर किस तारीख को ये आया हुआ है, और उसका ड्राई करने का डेट क्या रहेगा, और उसका प्रेग्नेंट बच्चा देने का डेट क्या रहेगा, ये हम उनका रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 18 तारीख 10वां महीना, कल ही हमारे पास एक ब्रीडिंग पे काम किया है हमने, और ये जो हम उसको सीमन लगाते हैं, बायफ का हर्मिश का सीमन लगाया है,
और जहाँ पे हम बुल लगाते हैं वहाँ पे बुल बोल के हम पूरा लिख देते हैं। तो हमें उसमें पता चलता है कि कब भी इसका हमने ये किया है। और प्रेग्नेंट अगर कंज्यूम होने के बाद उसको ड्राई करने का डेट भी हम यहाँ पे लिखते हैं। और ऊपर से हम यहाँ पे उसको प्रेग्नेंट अब जब वो डिलीवरी देगा, काफ देगा, वो डेट भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ताकि हमारे रिकॉर्ड्स के लिए इजी हो। तो जैसे जैसे लगभग मैं ये सेक्टर में 8 से 9 साल हो गए, तो इसके ऊपर स्टडी के बेसिस पे आपका एक्सपीरियंस ऐड होता है और ये वो एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ही आप डेवलप करते जाते हो या आप सीखने के लिए मिलता है। और मेरे जो कलीग्स है या फिर मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, जो डेयरी सेक्टर बेस में हम एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करते हैं। और जो हमारे नज़दीकी जमगी वेटरनरी जो हॉस्पिटल है, डॉक्टर सूर्यकांत है, डॉक्टर भोसले साहब है, संजू भोसले है, ये लोगों का जो मेरे को गाइडेंस मिला है, काफ़ी हेल्प हुआ है उनका। और उनके हेल्प की वजह से अगर समझो कुछ एफएमडी अगर ये डिसीज़ आ रहा है तो डॉक्टर्स को मालूम हो जाता है कि ये वायरल स्प्रेड हो रहा है, तो वो लोग मुझे अवेयर कर देते हैं कि सो एंड सो वैक्सीनेशन आप जल्दी से जल्दी कर लो। हम उसके प्रिकॉशंस लेते हैं। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। जो मेथड है डेयरी फार्म के लिए हर एक फार्मर यूज़ करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उसको डिसीज़ आने के बाद, वायरस आने के बाद हम उसका प्रिकॉशन लेने के लिए सोचते हैं। लेकिन कोई भी वैक्सीन वायरस आने के बाद काम नहीं करेगा सर। वैक्सीन काम करेगा बिफोर आपको वो डिसीज स्प्रेड हो, वायरस स्प्रेड हो, उसके पहले आपको प्रिकॉशन लेना है। और 90% तक आप प्रिकॉशन लोगे तो हर एक फार्मर को उसमें बेनिफिट होगा। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कर लोगे। हम साल में 2 बार वैक्सीनेशन करते हैं सर। एफएमडी का करते हैं, गोट पॉक्स बोल के, जो एलएचडी का वैक्सीन तो अभी मार्केट में नहीं है, तो गोट पॉक्स बोल के एक वैक्सीन है, वो वैक्सीन के हिसाब से हम वो वैक्सीन कर लेते हैं। ये हमारा सबसे पुराने वाला शेड है, जो हम पहले वाला शेड है कंस्ट्रक्शन किए थे। इसका जो लेंथ है, ये लेंथ है 60 फीट और इसका वाइड का डायमेंशन है 45 फीट। इसके अंदर हमने 2 भी साइड में आप देख रहे हैं दावन, 2 भी साइड दावन था। फिर बाद में हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन शिप के लिए किया है। मेरा प्लान बी है, जैसे कि इतने बड़े शेड के अंदर अगर मैं एक लेन में, जैसे कि स्पेशली गाय के लिए हमने बनाया था, लेकिन अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ तो लगभग 12-13 लाख मुझे और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो मेरे गाय को एलएचडी में जो बीमारी स्प्रेड हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा डर के मैं प्लान बी पे शिफ्ट हुआ हूँ। प्लान बी मेरा ये है कि ये शिप के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब ये सभी मेल शिप है, तो ये अभी तो सिर्फ 25 है। अपकमिंग 1 महीने के अंदर हम इसका क्वांटिटी लगभग 150 से 200 तक और हम बढ़ाएंगे। जब हम बढ़ाएंगे टोटल हम प्लान बी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये वाला शेड जो है वो वाला ड्राई एनिमल्स के लिए है, वो 2 जो लाइन है वो मिल्किंग एनिमल्स के लिए है। और ये जो है टोटल हम शिप के लिए बनाए हैं, ताकि शिप यहाँ पे इजीली घूम फिर सके। और शिप यहाँ पे फिरेगा और हम इसको लगभग 2 से 2 महीने तक रखेंगे, 2-3 महीने तक। 2-3 महीने के बाद जब ये वेट गेन करेगा, वेट गेन करने के बाद हम इसे सेल भी कर देंगे। और ये पुराना वाला है, इसके अंदर आप देख रहे हो वहाँ पे किचन रूम है रहने के लिए, यहाँ पे उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए सभी सामान है। और ऊपर से यहाँ पे हमने फीड, कुछ भी फीड है तो फीड रखने के लिए जगह है। ये हमारे मेडिसिन है, तो आप देख रहे हैं हमारे मेडिकल है, जो इमरजेंसी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, यहाँ से 32 किलोमीटर से कोई इमरजेंसी आए तो हम इमरजेंसी के लिए यहाँ पे स्टॉक ला के रखते हैं, ताकि एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए कोई देरी ना हो, ताकि कोई एनिमल ज़्यादा दूध से कम ना हो और जल्दी से जल्दी उसका हेल्थ रिकवर हो। इसके लिए हमें मेडिकल स्टॉक में रखते हैं। वो जो है वो हमारा नया वाला है और उसके अंदर लगभग इसका जो कैपेसिटी है 22 एनिमल्स का कैपेसिटी है, उसका जो कैपेसिटी है 32 का कैपेसिटी है उसका। इमरजेंसी बैकअप के लिए जनरेटर है, अगर हम टाइम टू टाइम अगर मेंटेन करना चाहते हैं फीड फॉडर जो भी है, तो उसके लिए इमरजेंसी के लिए हमारा जनरेटर बैकअप के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। ये हमारा स्टोर रूम है, जो भी रॉ मटेरियल है कुछ भी है तो हम यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। फॉडर हमारा पीछे जाने के लिए स्पेस है, जो कि यहाँ पे हम गोबर डालते हैं। और वो हमारा भूसा स्टोरेज है पीछे का। गोबर के लिए स्पेस है, वो भूसा स्टोरेज है, यहाँ पे कट कर है। अगर कोई गाय बीमार है कुछ तो है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए हमारा और एक स्टोरेज रूम है, जो ये शेड के लिए है, मिल्किंग एनिमल्स के लिए।
ये हमारा फॉडर है, फीड है, मिल्क मोर का, गोदरेज का मिल्क मोर का है, नंदिनी का यह है, और हम हेरिटेज का भी यूज़ करते हैं। एक्चुअली हमारा जो हेरिटेज है, हेरिटेज के लिए हम मिल्क सप्लाई, कैल्शियम सभी हेरिटेज का लेते हैं। सर जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा दावन है, पूरा साफ सफाई है। अब इसके सामने ये पानी लगभग 8 घंटे तक पानी रहेगा। अब ये पानी जानवर को जब चाहे जब वो पानी पिएगा, जैसा चाहिए, जैसे कि उसको गर्मी लगी, जैसे उसको पानी चाहिए तो पानी पिएगा और आराम से अपनी जगह पे आप बैठेगा जुगाल करते समय। मेरे जानवर देख रहे हो आप, वो जानवर देखो, वो जानवर देखो, जुगाल कर रहे हैं, यानी कि वो जैसे वो गाय देख रहे हो आप, पानी पी रही है। अगर उसको प्यास लग गया तो पानी पिएगी। जिस गाय को जब जो चाहिए, मतलब उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दो, ताकि आप उसको फोर्सफुली भी मत पिलाओ। वो जानवर, एनिमल इतना होशियार रहता है कि उसके सिस्टम को, जैसे हमें प्यास लगे हमें मालूम होता है, वैसे उसे भी मालूम होता है। तो उसके सामने आप अवेलेबल करके रख दो कि अगर उसको प्यास लगेगा तो पानी पिएगा। अब इधर देख लो, ये गाय जुगाल कर रही है, तो ये हेल्दी गाय है। मेरे शेड के अंदर सबसे ज्यादा दूध दिए वाली गाय है सर, ये वाली गाय, काली गाय, जो अभी जुगाल कर रही है। लगभग इसका 13.5 लीटर मैंने टाइम पे निकाला, 13.5 लीटर इसका टाइम पे निकाला है। अब देखो कितना आराम से बैठे हैं गाय, कंफर्टेबली बैठे, साफ सफाई हो चुकी है। अभी शाम में और 3 बजे पानी निकाल देते हैं। 3 बजे पानी निकाल देने के बाद थोड़ा ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद हम उधर का पाउडर लेके आके इधर डालते हैं। पाउडर डालने के बाद उसके ऊपर ही जो हम दाना इसके अंदर भिगाते हैं, अभी तो ये सुबह डाले वाला है, अब थोड़ी देर के बाद हम इसके अंदर फीड मिक्स करेंगे। वही फीड और पाउडर पे डाल के उन्हें हम देते हैं। हम दिन में खाली 2 ही बार देते हैं, सुबह 4-5 बजे, शाम में 4-5 बजे, ऐसा हम दिन में 2 ही बार देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जानवर हेल्दी रहता है। देखो कोई भी जानवर ऐसा सूखा नहीं दिख रहा है, साफ सफाई है, चमक है जानवर पे। ये जो आप अभी फॉगर देख रहे हो, ये हम समर के लिए हमने इधर बनाया है, ताकि जानवर को समर में ज़्यादा से ज़्यादा ठंड रहे और मिल्क यील्ड जो है समर में भी दूध बनाए रखे। इससे क्या होता है कि जानवर का दूध का जो कैपेसिटी है वो बनाए रखता है। आप इसके अंदर देखो, कोई आदमी भीगेगा नहीं इससे, लेकिन इससे टोटल डेयरी का जो टेम्परेचर रहता है, बाहर के भी टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। तो हमें यहाँ पे वेंटिलेशन तो काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे हो टोटल इसका फॉगर जो है पूरा अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल बना के रखता है। तो इससे जानवर काफ़ी हेल्दी रहता है और जानवर को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो टेम्परेचर बाहर हीट के वजह से जो धापता है, जो उसको ऑक्सीजन लेने में भी तकलीफ होता है, वो उससे वो मैनेज कर पाता है। आप वो साइड देखो तो आपको क्लियर दिखेगा कि उसका फॉगर कितना इजीली स्प्रेड हो रहा है। तो उससे क्या गिला नहीं होगा, कच्चा नहीं रहेगा जमीन नीचे। खाली हम इसे समर में यूज़ करते हैं, ताकि जानवर को हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हम ये करते हैं। स्पेसिफिकेशन कैसा है, जैसे कि हमारे कॉन्सेंट्रेशन है, समझो 60% गीला रहेगा, 40% सूखा रहेगा। वो किस सीजन में रहेगा? हमारे विंटर सीजन, रेनी सीजन में। जैसे ही समर आ गया तो हम 70% गीला करते और 30% सूखा रहते, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट ग्रास हम एनिमल्स को देंगे, तो उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अगर हम उनको सूखा ही देंगे तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर जैसे कि एचएफ क्या है, थोड़ी भी गर्मी हो गई तो हाँफने लगती है, तो ये इश्यूज है उनके पास। तब हम क्या करते हैं, जब वो हाँफ रहे तो उसको वाटर कंटेंट ज़्यादा रहे सो ग्रास देते हैं, या फिर हाइपोरेट नाम का एक पाउडर है वो हम उसको पिलाते हैं, या फिर उनको शरबत पिलाते हैं। शरबत यानी कि हम जिसमें शक्कर, जिसमें ग्लूकोज लेवल हो, हम उसको ग्लूकोज बना के शक्कर के रूप में हम हर जानवर को लगभग 1 से 2 लीटर तक का ग्लूकोज नींबू निचोड़ के हम पिला देते हैं। तो सर भैंस और गाय में ये डिफरेंस है कि भैंस का, मैंने जैसे कि पहले कहा है कि उसका लैक्टेशन पीरियड कम है, उसका फैट अच्छा है। अगर आप रिटेल मार्केटिंग कर रहा है कोई किसान, नया यंग जनरेशन बच्चा अगर इस सेक्टर में आ गया, तो मेरा उनका एक, हमारे नॉलेज के ये 8 साल के एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि अगर कोई इस सेक्टर में उतर रहा है और फर्स्ट एक भैंस से या फिर एक गाय से स्टार्ट कर रहा है, जो बच्चा, जो आदमी डेयरी फार्म पे दूध दे रहा है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि वो एचएफ गाय पे काम करेंगे।
अगर रिटेल मार्केटिंग में कर रहा है, यानी कि समझ लो उसको शहर बहुत नज़दीक है और उसका दूध को अगर भैंस का दूध अगर 70 रुपए के ऊपर मिल रहा है तो भैंस के दूध के ऊपर वो काम कर सकता है। समझ लो गाय का दूध फैट के हिसाब से, भैंस का दूध अगर फैट के हिसाब से आप लोकल डेयरी में दोगे तो फैट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए तक लगेगा, जो कि आपको वर्थ नहीं होगा। कैसे क्या? जैसे कि गायों में एचएफ में ऐसा है कि वो 7-8 महीने तक दूध देते हैं, लेकिन मैं एज ए डेयरी फार्मर मैं उसको 7th मंथ में मैं खुद ड्राई कर देता हूँ, मैं उसका दूध नहीं निकालता हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में उसको 2 महीने 2.5 महीने तो उसको रेस्ट चाहिए कि वो बच्चा अच्छा डेवलप हो। नेक्स्ट जब लैक्टेशन पे आएगी तो ज़्यादा ईल्ड दूध बढ़ाए, तो जितना अच्छा रेस्ट देंगे, जितना अच्छा उसको खिलाएंगे तो उतना अच्छा दूध पे आएगी। लेकिन भैंस में ऐसा नहीं है, भैंस का पीरियड भी 10 महीने है, गाय से 1-1.5 महीना ज़्यादा ही लेता है। और ऊपर से जब वो प्रेगनेंसी कंज्यूम करता है, समझो कि प्रेग्नेंट अब ये महीने में आ गया तो 3-4 महीने तक ही वो दूध देता है, कितना भी अच्छा बढ़िया भैंस रहने। तो 6 महीने जो पीरियड है एक किसान को या फिर नया डेयरी फार्म वाले को, 6 महीने वो भैंस को मेंटेन करने का जो पीरियड है वो हार्डली इम्पॉसिबल है। या फिर मतलब समझ लो घर का पैसा डालो और आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करते बैठ जाओ। लेकिन उसका जब अगर जैसे कि डेयरी फार्म पे आप दूध दे रहे हो, एक तो यील्ड आपको ज़्यादा है, यानी कि भैंस अगर 3-4 लीटर दे रहे हैं तो 8-9 लीटर दे रहा है, आपका पैसा इसके ऊपर वसूल होता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि थोड़ा आपको मेंटेनेंस ज़्यादा है, गाय पे साफ सफाई रखना, मस्टेटिस के इश्यूज़ पे काम करना, रेगुलरली मेडिसिनल ट्रीटमेंट चालू रखना, डे टू डे यानी कि हर 4 दिन में, हर 8 दिन में एक डॉक्टर का विजिट रहना चाहिए। प्रेगनेंसी कंजम्पशन कैसा है, प्रेगनेंसी कैसा कंज्यूम कर रहे हैं, एआई करने के लिए डॉक्टर कौन अच्छा है, या फिर उसका जैसे कि स्किन डिसीजेस है, अदर देन उसका इंटरनल डिसीजेस है, मेटाबॉलिक डिसीजेस है, मेटाबॉलिक डिसीजेस पे ऊपर उसका कैल्शियम फीवर आ रहा है क्या, कैल्शियम डाउन हो रहा है क्या, ये सब मैटर्स पे रेगुलरली आपको अपडेट रहना पड़ेगा। डेयरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, इसके ऊपर आपका कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट। हार्डवर्क से भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको 24/7 आपका प्रेजेंस ही रहना चाहिए, 365 डेज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये डेयरी फार्म सक्सेस हो पाएगा। इसके अंदर क्राइसिस रहते हैं, अगर आप खुद कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ आपको प्रॉफिट इज 12 मंथ्स। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो, आप किसी पे डिपेंडेंट हो, आपका प्रॉफिट मार्जिन 6 महीने के लिए रहेगा। क्योंकि जब प्रेग्नेंट ड्राई पीरियड स्टार्ट होता है, ड्राई पीरियड जैसे कि मेरे पास अभी 40 के आसपास जानवर है, छोटे बच्चे सब मिला के 50 तक है, तो मेरा पर टाइम का मिल्क 120-130 लीटर है। ये मेरा इवन पॉइंट पीक पे चल रहा है। अगर मेरे पास और एक 4-5 गाय प्रेग्नेंट है, अगर वो बच्चा देगी, काफ दे देगी, जब वो मिल्क बढ़ेगा तब मेरा जाएगा 150-170 लीटर के आसपास, तो तब मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरे पास भैया लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग चारा काटने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वही किसान खुद चारा काट रहा है, खुद मिल्किंग कर रहा है, खुद साफ सफाई रह रहा है, तो उसको हर महीना प्रॉफिटेबल रहे, वेजेस कॉस्ट उसके कम हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हो मार्केट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो यूज़ कर रहे हो लोग, हाँ इसके अलावा उसको अवॉइड करने की वजह से आप क्या करते हो? सर, टू बी ऑनेस्ट, एनिमल्स को अब मेरे पास तो ये डेयरी फार्म बंद के हैं, तो मैं इसको ओपन साइड में करने वाला हूँ। नेचुरल एनिमल बिहेवियर क्या है? नेचुरल एनिमल बिहेवियर ये है कि उसको खुला वातावरण चाहिए। जैसे कि एक आदमी को सूरज का धूप भी चाहिए, बाहर का हवा चाहिए, उसको धूप चाहिए, ठंडी चाहिए, बारिश चाहिए, उसी तरह अगर आप जानवर को खुला फिराओगे तो हेल्दी, एक तो एनिमल हेल्दी रहेगा और उसको कोई डिसीजेस इफेक्ट नहीं करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और वो नेचुरल क्लाइमेट में खुद का इम्यूनिटी डेवलप कर लेके हेल्दी रहेगा, और एनिमल्स के लिए वो कुछ ज़्यादा कोई डिसीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। 365 24/7 वर्किंग चलने वाला है, हाँ। लेकिन अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं आपको, हाँ तो ये सब क्राइसिस कैसे मैनेज करते हो आप? सर, कैसा है इसके अंदर, मैं वही आपको मैंने बताया कि जैसे कि एक एनिमल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर वो एनिमल को कोई डिसीज़ आया है, अगर आप उसको विथिन फर्स्ट 5 आवर्स में आप अगर उसको आइडेंटिफाई कर लो, आपके पास डॉक्टर अगर कोई अच्छा अवेलेबल है, उससे आप जांच करा लो, तो उसका आप जल्दी से जल्दी रिकवरी कर लोगे, तो वो आपके लिए अच्छा है। जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, स्प्रेड हो रहा है, हुक्स के अंदर इन्फेक्शन रहता है एफएमडी में, तो वो आपको अपडेटेड रहना चाहिए।
आप जितना आप अपडेटेड रहोगे उतना वो इजीली डेवलप हो जाएगा। अगर आप जितना समय लगाओगे, जैसे कि डिसीज आ जाए, आप बोलो देखेंगे कल डॉक्टर आएगा, परसों डॉक्टर आएगा, आप जितना देर करोगे उतना देर वो दूसरे एनिमल्स के लिए स्प्रेड होते जाएगा। आप जितना जल्दी से जल्दी उसको आइडेंटिफाई करोगे और वो एक एनिमल्स को ए एनिमल्स से बाजू में निकाल के साइड में लेके जाके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, तो एक तो आप उसको वायरस स्प्रेड होने के लिए भी आप काम कर रहे हो और ऊपर से आप उसका प्रिकॉशन भी ले रहे हो ताकि स्प्रेड ना हो। तो ये दो फैक्टर पे अगर आप काम करोगे तो मुझे लगता है कि हर कोई डिसीज के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सा ब्रीड आप बढ़ाना चाहेंगे अगर फ्यूचर में प्लान? सर अभी तो मैं एचएफ पे काम कर रहा हूँ। अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी अगर मिला, एक नया ब्रीड है जो ब्राज़ील में डेवलप हुआ है, गिर लांडो, और वो अभी रिसेंटली पाकिस्तान तक वो लोग लाए हैं। तो हमारा इंडिया गवर्नमेंट अगर वो ब्रीडिंग के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है, अगर वो ब्रीड इंडिया के क्लाइमेट्स के लिए अगर सूटेबल हो, तो मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो एक ब्रीड मैं मेरे शेड में डेवलप करना चाहूँगा। उसी के साथ इंडियन ब्रीड्स के अंदर सहवाल, कपिला, ये जो ब्रीड्स है वो तो मेरे पास गिर अवेलेबल है, तो उसके ऊपर भी मुझे कुछ डेवलप करने का है। अगले 2 to 3 इयर्स में आप किस लेवल तक जाने तक आपके कुछ प्लानिंग? ये नहीं कह सकते कि मैं 2 साल के बाद वहाँ तक पहुँचूंगा या 2 साल के तक मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। क्यों? जैसे कि आप एक इंसान साइकिल चला रहा है, जब तक उसका पैडल चलेगा तब तक साइकिल चलेगी। जैसे आप वो जैसे ही पैर मारना छोड़ देगा तो साइकिल गिर जाएगी। ये बिजनेस भी उसी तरह है सर। तो मैं अगर खुद को अगर यहाँ पे डेवलप करना चाहूँगा तो मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेरे 2-3 प्लान्स हैं। जैसे कि गिरलांडो का एक ब्रीड डेवलप करें, और मेरे पास इसका मैक्सिमम एक टाइम का दूध का लिमिट हुआ था 13.5 लीटर मेरा गाय दिया था। तो मेरा प्लानिंग है कि लोग बोलते हैं गाय 30 लीटर नहीं दे सकती है, तो वो जो लोग बोलते हैं ना 30 लीटर नहीं दे सकती, वो मेरा अचीवमेंट करने का है कि मेरा 15 प्लस पर टाइम को 15 लीटर के ऊपर तक मुझे एक गाय का ब्रीड करके मुझे वो रिकॉर्ड मेरे डेयरी के लिए बनाना है। मेरे पास अभी एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो 13 लीटर तक मेरे पास गाय दी है, तो वो रिकॉर्ड मुझे तोड़ना है। और मुझे ये लोग बोलते हैं कि कोई डॉक्टर्स भी बोलते हैं रिसेंटली वेटरनरी में भी, कि हमारे ये जो टेम्परेचर है, बीदर का जो टेम्परेचर है, यानी कि समर में 43-45 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो उस टेम्परेचर में भी एचएफ गाय आपके पास सस्टेन हो सकती है अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करके अच्छे मेथड से उसका अगर मेंटेनेंस करोगे। तो मुझे समर में, मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात कर रहा हूँ, उसी समय पे एक वीडियो बनाऊंगा कि जो गाय 15 लीटर तक मेरे डेयरी में दे, और मैं वो रिकॉर्ड में, मेरा ही रिकॉर्ड मैं तोड़ना चाहता हूँ सर। मैंने वही बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास लगभग मेरा प्लानिंग तो 60 के ऊपर एचएफ के ऊपर मुझे काम करने का था। जैसे एलएचडी के अंदर मेरे 2-4 गाय मर गए, या फिर एक मेटाबॉलिक डिसीज़ की वजह से मेरी एक गाय मर गई, और एक बार एफएमडी का वैक्सीन का रिएक्शन होकर एक गाय मर गई। तो ऐसे समय पे क्या होता है सर कि आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी आपके पास रहना चाहिए। जैसे कि मैं ये शेड के लिए लगभग मैं 50 लाख तक मेरा इन्वेस्टमेंट है। मेरे पास 2 शेड से जिनकी कैपेबिलिटी 75 एनिमल्स तक का मेरे पास शेड है। तो जब मेरे पास प्लान ए पे अगर मैं फुलफिल नहीं कर हो पा रहा हूँ, तो मैं मेरा प्लान बी, जैसे कि मुझे वो शेड मुझे तो खुला नहीं रख सकता था, तो मैं शिप के लिए प्लान कर रहा हूँ। उसी मैन पावर, वो शिप के लिए भी मुझे कुछ एडवांस प्लानिंग करना नहीं है। जो मेरे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर मैं लगभग 100 से 200 शिप्स का प्लान कर रहा हूँ। जो मैं अभी रिसेंटली मेरे पास 25 शिप्स है। अपकमिंग आने वाले 1 महीने के अंदर मैं 100 के ऊपर मैं शिप्स प्लान कर रहा हूँ, और उनके लिए यही फॉर्डर चलेगा। सुपर निपियर का फॉर्डर बढ़िया खाते हैं, अपना सोयाबीन का भूसा अच्छे से खाते हैं, बड़ी जवारी का फॉर्डर अच्छे से खाते हैं। और जैसे कि फरवरी, मार्च के अंदर हमारे पास चने का भूसा मिलेगा, तुअर का भूसा मिलेगा, उसका भी भूसा वो काफ़ी अच्छे से खाते हैं। तो मुझे उसके ऊपर भी क्या है सर कि मेरा उसके अंदर क्या, मैं उसके अंदर ब्रीडिंग पे काम नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मेल शिप लाओ और उसको 1-2-4 महीने के लिए डेवलप करो, आफ्टर 2-4 महीने के बाद उसको सेल करो। तो ये जो मेरा दूध का बिजनेस है, एवरी 10 डेज का मेरा टर्नओवर रहेगा, जो एवरी 10 मंथ्स के लिए। और उसका जैसे मेरा हार्वेस्टिंग, जैसे कि सोया का हार्वेस्टिंग 6 महीने में होता है, तुअर का हार्वेस्टिंग 7-8 महीने में होता है, मूंग का हार्वेस्टिंग 1.5-2 महीने में होता है। वो हार्वेस्टिंग के जैसा मैं वो शिप के लिए यूज़ करूँगा, क्योंकि उसका डेली इनकम नहीं है। उसका जो इनकम रहे एवरी 4 मंथ्स के लिए मैं उसका इनकम सोर्स ले रहा हूँ, ताकि वो मुझे बल्क में मिले इनकम, और ये मुझे एवरी 10 डेज के लिए दूध का इनकम मिले, ताकि मैं बैलेंसिंग रह सकूँ। जब एक प्लान पे अगर आपका यूटिलाइजेशन है होना, तो आपके प्लस
प्लान बी रहना चाहिए। तो मेरा प्लान बी वही है कि मेरे को बल्क में पैसा कहाँ पे मिलता है। जैसे कि दूध का पैसा हर 10 दिन में आता है, 10 दिन में खर्च हो जाता है, तो मुझे एक बल्क में जो पैसा देने वाला भी एक सोर्स क्रिएट करना था, इसलिए मैं 200 शिप्स का प्लान कर रहा हूँ। इसके जो 2 खुर है, सामने वाले खुर, उसके अंदर जख्म हुआ है। जख्म की वजह से उसको अंदर कीड़े गिरने के चांसेस है, इसलिए हम उसको पेंसिलिन इंजेक्शन ड्राइक्रिस्टिन डीएस दे रहे, उसके साथ सीपीएम और मेलेक्सिकैम, ताकि वो वुंड रिकवर हो और उसका पेन भी कम हो। मेरे डेयरी फार्म पे आके और मेरे शिप फार्म पे आके जो वीडियो बनाए हैं, इसके लिए मैं बसवा मठपति और टोटल उनके बापूस टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। और डेयरी के रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको अच्छे से अच्छा हम आपको गाइड करेंगे। और लाइक एंड सब्सक्राइब बापूस मीडिया।